नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मांग तथा मांग का नियम पढ़ रहे हैं। 2 वीडियोस इस पर बन चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम मांग सूची या मांग तालिका के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे ज़रूर समझिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, अगर नहीं भी हैं तब भी आप समझिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, मांग सूची क्या होती है? किसी विशेष समय स्पेसिफिक टाइम में दिए हुए मूल्य यानी प्राइस पर उस वस्तु की मांगी यानी डिमांड की जाने वाली मात्राओं को जब दिखाया जाता है तो उसे मांग तालिका कहते हैं। ये बात समझिए, एक निश्चित टाइम पीरियड में, ठीक है, एक वस्तु की कोई मूल्य है। जब आप उसको खरीदते हैं, जितनी मात्रा आप खरीद रहे हैं तो ये बताया जाए, उसमें क्या करते हैं, उसको एक सूची में हम क्या करते हैं, शो करते हैं। उसी को मांग तालिका कहा जाता है कि प्राइस के हिसाब से कितनी क्वांटिटीज मांगी जा रही हैं। अब ये जो मांग तालिका होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहला जो मांग तालिका है वह है व्यक्तिगत मांग तालिका या सारणी बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और दूसरी है बाजार मांग सारणी यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इन दोनों ही मांग सूची के बारे में हम अलग अलग से डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिगत मांग सारणी यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए, बहुत ईजी है। एक व्यक्ति को लेकर चलिए, आप अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। यह शेड्यूल किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में यह जानकारी देता है कि वह किसी निश्चित समय में दी हुई कीमत पर उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है। तो मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, एक निश्चित पीरियड ऑफ जो टाइम है उसमें एक क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की जो कीमत दी गई है उस वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं, तो जितनी आप डिमांड कर रहे हैं, कितनी मात्रा उसकी खरीद रहे हैं, यही क्या होता है, ये व्यक्तिगत मांग सारणी होती है। मान लीजिए एक ही वस्तु की आपने 3-4 बार खरीदा, कभी प्राइस ऊपर था कभी नीचे था, तो वो जो पूरी आप शेड्यूल बनाएंगे, जैसे ये इमेज में आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मूल्य प्रति इकाई दिया गया है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। अब 1 रुपये पर आपने एक्स वस्तु की मात्रा 100 खरीदी। एक्स आप कुछ भी, कोई भी वस्तु मान लीजिए, पेन पेंसिल कुछ भी, ठीक है, सेब संतरा। 1 रुपये जब था तो आपने 100 खरीदा, जब 2 रुपये हुआ तो आप 75 खरीद रहे हैं क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, ठीक है। जब 3 रुपये इसका मूल्य हुआ तो आप इसको 65 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अगला जब 4 रुपये हुआ तब आप 50 पे आ गए हैं। फिर 5 रुपये हुआ तो 45 पे आ गए हैं। इसी तरह अंत में जब 6 रुपये मूल्य हो गया एक्स वस्तु का, तो उसकी डिमांड आपने कितनी क्वांटिटी कर दी, 30 क्वांटिटी। अब आप उसको मांग रहे हैं 30, आप जो मांग कर रहे हैं वो 30 कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अब हम समझते हैं कर्व के माध्यम से, आखिर ये कर्व क्या कह रहा है। जब आप मांग तालिका समझेंगे ना तब आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब ये देखिए कर्व क्या कह रहा है, वाई एक्सिस पर क्या है, वाई वस्तु की मात्रा या वाई वस्तु की कीमत दी गई है, और एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मांग दी गई है। अब यहां पर देखिए, पहले जो वाई वस्तु की कीमत थी वो ओपी थी, काफी ऊपर थी। तब एक व्यक्ति जो वस्तु की क्वांटिटी मांग रहा था वो ओ एन मांग रहा था। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर है तो डिमांड कम हो जाएगी। एक दिन हुआ क्या, उसका प्राइस घट करके ओपी से OP1 पर आ गया। अब देखिए इसकी जो कीमत है वो कम हो गई, तो इससे हुआ क्या, जो एक्स वस्तु की क्वांटिटी है आप वो ज़्यादा मांगने लगेंगे, तब आप ON को छोड़ करके ON1 पर चले जाएंगे। ऐसे फिर से एक बार प्राइस कम हुआ और वो अब P2 पर आ गया है। तो अब क्या करेंगे, एक्स वस्तु की जो आप डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, उसको ON1 से बढ़ा करके ON2 पर ले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम देखते हैं बाजार मांग सारणी क्या होता है। इसे इंग्लिश में मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी निश्चित समय पर सभी कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली किसी वस्तु की मात्राओं को बाजार मांग तालिका कहते हैं। इसे उद्योग मांग तालिका भी कहते हैं। सिंपल से समझ लीजिए, जब कोई एक इंडिविजुअल जैसे आप या हम खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग तालिका। जब कई सारे आपके जैसे हमारे जैसे व्यक्ति खरीदते हैं, बायर्स खरीदते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाजार मांग सारणी, ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, बस और कुछ नहीं है। इसका दूसरा नाम उद्योग मांग तालिका है। ये MCQ में पूछा जा सकता है।
अब इसे ज्ञात करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, विभिन्न व्यक्तियों की व्यक्तिगत मांग तालिका को जोड़ देने के बाद बाजार मांग तालिका ज्ञात करना, ये एक पहला तरीका है। आप जब इसको दोबारा पढ़ेंगे, दिमाग लगाएं तो समझ में आ जाएगा। बाजार के सभी क्रेताओं में से प्रतिनिधि क्रेताओं का चुनाव करना, फिर प्रतिनिधि क्रेताओं की मांग से कुल क्रेताओं की मांग को गुणा कर देना। तो ये भी एक दूसरा तरीका है बाजार मांग सारणी यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल को निकालने का। अब हम इसको समझते हैं तालिका के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, ऊपर देखिए बाजार मांग तालिका, कीमत की जो यूनिट्स हैं 1 रुपया 2 रुपया वो दिया गया है, 1 2 3 4 ऐसे 6 दिया गया है। और मांगी गई मात्राएं ए द्वारा, मतलब एक व्यक्ति ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। फिर उसके बाद टोटल कितनी डिमांड की है वो राइट साइड पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। तो 1 रुपया जब थी तो ए ने 10 मांगा, बी ने 8, सी ने 7, टोटल हुआ 25। जब 2 रुपये थी तो ऐसे उस ए ने 8 मांगा, बी ने 7 मांगा और सी ने 5 मांगा, तो टोटल हो गया 20। ऐसे करते 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 जब आप देखेंगे तो अंत में जब 6 रुपये थी कीमत तो ए ने 3 मांगा, बी ने 2 मांगा और सी ने 1 मांगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो ये लोग उसकी डिमांड कम करते जा रहे हैं, बस यही है। अब ए के केस में वो भैया ज़्यादा मांग रहा था तो उस हिसाब से धीरे धीरे कम करेगा। बी उससे कम मांग रहा था, सी के पास बहुत ज़्यादा भैया पैसा वाला नहीं था तो वो पहले ही से कम मांग रहा था, इसलिए वो 1 पर आ गया है। ए घटते घटते 3 पर आ गया है, बी घटते घटते 2 पर आ गया है। ठीक है, और लास्ट में बाजार में ए बी सी की कुल मांग दी गई है। अब नीचे इस ग्राफ को समझिए तो समझ में आएगा। इसमें देखिए ए की जो व्यक्तिगत शेड्यूल वो दी गई है, वस्तु की कीमत जैसे जैसे घट रही है, आप देख जैसे जैसे वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ रही है तो वो डिमांड कम करते जा रहा है। ठीक है, ऐसे बी की भी दी गई है, सी की भी दी गई है और डी की भी दी गई है। डी की मांग तालिका देखिए कैसी है, और ऊपर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये संपूर्ण बाजार मांग को शो कर रहा है। तो ये आपको बाजार मांग तालिका समझ में आया होगा। इसको हमने ग्राफ के थ्रू और तालिका यानी शेड्यूल के थ्रू जो ऊपर दिख रही है, इन दोनों के थ्रू हमने इसको समझा। अब एक और पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है और वो है मांग रेखा की मान्यताएं क्या हैं, एजम्पशंस क्या हैं। क्योंकि आप जानते हैं अर्थशास्त्र में मान्यताएं जो हैं वो खत्म होने वाली नहीं हैं। समझिए, सबसे पहली जो अजम्पशन है, मान्यता है, ये मान लिया गया है कि जो उपभोक्ता की आय है, इनकम है, जो उसका इंटरेस्ट है, रुचि है या स्वभाव है या फैशन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है, मांग रेखा एक स्थिर स्थिति को बताती है कि भैया एक स्थिर है, ठीक है, या किसी समय विशेष में मांग में होने वाली परिवर्तन के बारे में शो नहीं कर रही है, बताती नहीं है। ये दूसरी मान्यता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। पहली, आय रुचि स्वभाव या फैशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और दूसरा जो मांग रेखा है वो स्थिर स्थिति को बता रही है। अगला पॉइंट है, कीमत तथा मांग के पारस्परिक संबंध के बारे में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन का होना मान लिया गया है कि भैया जो मांग और कीमत है इनके बीच में जो विपरीत संबंध है, सूक्ष्म परिवर्तन होता है। कीमत बढ़ती है तो लोग मांग घटा देते हैं, कीमत घटती है तो लोग मांग बढ़ा देते हैं। ये सूक्ष्म परिवर्तन, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। अगला है, एक वस्तु की अत्यंत छोटी जो इकाइयां होती हैं वो लोग खरीदते हैं, उनको यूज करते हैं। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो किसी भी चीज, वो जो बड़ी सी है उसकी क्वांटिटी, उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उसको आप खरीदते हैं। जैसे सेब है, सेब 50 किलो मार्केट में है तो 50 किलो नहीं खरीदते हैं, 1 किलो खरीदते हैं या 1 खरीदते हैं, 2 किलो खरीदते हैं। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज में आप उसको खरीदते हैं, तब उसको आप कंज्यूम करते हैं। ये मान्यताएं मानी गई हैं, तभी ये जो शेड्यूल है इसको आप समझ पाएंगे, तभी ये बनाया गया है, अन्यथा ये बनाया नहीं जा सकता है। ये मान्यताएं आपको माननी पड़ेंगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।